हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम्स चैनल क्लास 9 इंग्लिश। तो आज हम फर्स्ट पोएम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के सिलेबस की, जो कि है द रोड नॉट टेकन। अब जो ये पोएम है ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जितने भी अपडेट्स हैं जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। और वीडियो देखते वक्त अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और हम ज़रूर उनका रिप्लाई करेंगे। तो अब हम आते हैं इस पोएम पे, द रोड नॉट टेकन। तो अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट है। आगे जाके भी आप इनकी पोएम्स पढ़ेंगे, पर अभी 9th क्लास के सिलेबस में इनकी ये पोएम है द रोड नॉट टेकन। पर्सनली ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट पोएम्स है क्योंकि आप इसे ना बहुत रिलेट कर सकते हैं। कैसे? तो अब अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ पोएम किस बारे में है। तो अगर लाइफ में आगे जाके बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कुछ चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, कोई ना कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, है ना, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं पर आपको एक डिसीजन लेना है तो वो मुश्किल हो जाता है काफ़ी। फॉर इंस्टेंस अभी 10th क्लास के बाद आपको एक स्ट्रीम चूज़ करनी होगी। अब अगर आप स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो ह्यूमैनिटीज़ और साइंस में, आपको दोनों पसंद है, आप कंफ्यूज हो आपको कौन सी लेनी है। तो अगर आप अब सोचते हो कि चलो मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम लूँगा, आपने डिसाइड कर लिया और आपने ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम ले ली, ठीक है। तो अब आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा अपने डिसीजन में। आपको फिर ये नहीं सोचना कि यार अगर मैं साइंस की स्ट्रीम ले लेता ना तो शायद बेटर हो जाता या शायद चीज़ें अलग होती या ये वाली स्ट्रीम मुझे नहीं लेनी चाहिए थी ह्यूमैनिटीज़ की। क्योंकि फिर क्या है ना, फिर ये जो पोएम है ये इसी बारे में, जो मेन आइडिया इसका है पोएम का, कि आपने अगर कोई डिसीजन लिया है तो आपको फिर इतना कॉन्फिडेंट होना है कि हाँ मेरा डिसीजन सही है। सोचने को तो आप सोचते रहो कि हाँ दूसरा ऑप्शन कैसा होता, हाइपोथेटिकल उसमें आप चले जाओगे, लेकिन फिर क्या है ना, फिर वो थॉट्स आपके अलग ही लेवल पे, अलग ही एक दिशा में चले जाएंगे, है ना। क्योंकि फिर वो थॉट्स पे थॉट्स आते चले जाएंगे कि ऐसा हो जाता है या वो ऐसा होता अगर ये कर लेता तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है ना। अपने जो डिसीजन है उस पर आपको डिटर्मिन्ड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है कि मैंने जो लिया है डिसीजन वो सही है। तो ये जो पोएम है ये इसी बारे में है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, पर हाँ अब हम अगर ऑथर के बारे में पढ़ते हैं तो जो ऑथर है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट। His work was initially published in England before it was published in the United States. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट है, यानी कि अमेरिका में रहते हैं। तो लेकिन उनका जो फर्स्ट काम था, जो सबसे पहले उन्होंने पोएम लिखी होगी, वो उन्होंने इंग्लैंड में पब्लिश हुई थी सबसे पहले, यानी कि ब्रिटेन में पब्लिश हुई थी, और अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में वो सबसे पहले पब्लिश नहीं हुई थी। अब एक फन फैक्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, उनकी जो पहली पोएम थी जिसके लिए उन्हें पैसे मिले थे उसका नाम था माई बटरफ्लाई। तो माई बटरफ्लाई वो एक पोएम थी जिसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पहली बार पैसे मिले थे। उनकी जो फर्स्ट वर्क था वो इनिशियली इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स से वो नहीं हुआ था पब्लिश। अगर हम पोएम के मेन सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करते हैं तो द मेन थीम ऑफ द रोड नॉट टेकन is that it is often impossible to see where a life-altering decision will lead. Thus, one should make their decision swiftly and with confidence. तो अब इस वही पोएम का जो मेन थीम है वो यही है कि हमारे लिए गेस करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा ऑप्शन बेटर होता है ना। हम ये नहीं बता सकते कि ओ ये वाला ऑप्शन लूँगा तो मेरा लाइफ बदल जाएगा एकदम ही, और ये लूँगा तो नहीं बदलेगी, है ना। आप वो गेस नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको डिसीजन जो है वो फटाफट लेना चाहिए और कॉन्फिडेंटली लेना चाहिए, क्योंकि गेस करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। इट इज़ नॉर्मल टू वंडर व्हाट द आउटकम कुड हैव बीन इफ द अदर रोड वाज द रोड वी हैड चोजन। अब यहाँ पे ये ह्यूमन नेचर है कि आप हमेशा ये सोचते ज़रूर हो कि क्या होता अगर मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लेता, अगर मैं अलग डिसीजन ले लेता, है ना, जो आपने नहीं लिया, जो आपने लिया है उसके अलावा जो डिसीजन था अगर आप वो ले लेते तो कैसा होता। वो ह्यूमन नेचर है, वो आप सोचोगे ही, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है। To contemplate this hypothetical deeply is folly, for it is impossible to say whether taking the other road would have been better or worse. All one can say is that it would have been different. तो अब ये इतना ज़्यादा अगर आप गहराई में घुस जाओगे, आप इसी के बारे में सोच रहे हो बार बार, इस हाइपोथेटिकल के बारे में, कि अगर मैं फॉर इंस्टेंस जो मैंने एग्जाम्पल दिया ह्यूमैनिटीज़ और साइंस स्ट्रीम का,
कि अगर मैं साइंस स्ट्रीम चूज़ कर लेता तो शायद ज़्यादा अच्छा हो जाता, तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। फॉली यानी कि मिस्टेक, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है ना कि दूसरी, अगर आप साइंस स्ट्रीम ले लेते, अगर आप दूसरा डिसीजन ले लेते तो वो बेटर होता या वो वर्स होता, यू नो, ये आप गेस नहीं कर सकते कि ओ में ज़्यादा अच्छा होता इसमें या इसमें ज़्यादा बुरा होता। हम बस इतना कह सकते हैं कि हाँ, अगर आप वो डिसीजन लेते तो चीज़ें डिफरेंट होती, जो कि ऑब्वियस है। अगर आपने एक डिसीजन लिया है तो तब आपकी लाइफ डिफरेंट होगी, अगर आपने दूसरा डिसीजन लिया है तो लाइफ डिफरेंट होगी। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। तो ये जो पोएम है ये इसी बारे में है कि आपको लाइफ में चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, डिफ़िकल्ट चॉइसेस बहुत बार, और वही चॉइसेस हैं जो कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी हर चीज़ को फिर शेप करते हैं, है ना। मतलब आगे जाके आपका फिर जो भी है वो उसी चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ड होता है। ओके, तो अब हम आते हैं पोएम पर। एक बार पोएम पढ़ लेते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। तो अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि दो रोड्स हैं जो डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हुए हो, दो रोड्स डाइवर्ज हो रही हैं, यानी कि दो रोड्स हैं जो सेपरेट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, इन अ येलो वुड। अब येलो वुड का सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये है कि येलो तो ये बताता है कि ऑटम सीजन चल रहा है, क्योंकि उस टाइम लीव्स, फॉरेस्ट में जितनी भी लीव्स है सब कुछ है वो येलो कलर की होती हैं, तो इसलिए ऑटम हमें से पता चलती है कि ऑटम सीजन चल रहा है। और वुड यानी कि यहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है ना, कि फॉरेस्ट में दो रोड्स हैं जो ऐसे अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, ऑटम का सीजन है। और फिर वो कहता है, जो पोएट है वो कह रहा है कि जो नरेटर है वो कह रहा है कि सॉरी कि मैं दोनों रोड्स नहीं ट्रैवल कर सकता, मैं दोनों जो ऑप्शन है वो चूज़ नहीं कर सकता। ऑब्वियसली कोई एक ही ऑप्शन चूज़ करना होगा, और मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ा होकर सोचता रहा कि क्या ऑप्शन, कौन सा रोड मैं चूज़ करूँ, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली इजी डिसीजन नहीं है। और मैंने एक रोड के मैं जितना दूर तक देख सकता था मैंने देखा, यू नो, जहाँ पे वो बेंड हो रही थी, जहाँ पे अंडरग्रोथ यानी कि बुशेस जहाँ पे कवर कर रही होती है जैसे एरिया को, तो वो अंडरग्रोथ होता है। तो जहाँ पे वो रोड बेंड हो रही है और अंडरग्रोथ है, वहाँ तक, मतलब जहाँ तक मेरी नजर जा रही थी मैंने वहाँ तक देखा। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that passing there had warned them really about the same। अब वो कहता है कि फिर अब ये दो रोड्स थी कि मैंने जो है फॉर इंस्टेंस ये वाली रोड ले ली, ठीक है, मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन छोड़ दिया और मैंने सेकेंड वाली जो रोड थी वो ले ली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बेटर है, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रासी थी, यहाँ पे ज़्यादा ग्रास था और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं गए हैं, ज़्यादा लोगों ने वो वाली रोड नहीं चूज़ की है। एंड वांटेड वेयर का मतलब है कि, मतलब ऐसा लग रहा था कि उस पर वो, मतलब वो रोड चाहती है कि थोड़ा सा उस पर भी कोई चले। अब यहाँ पर ये जो है वांटेड वेयर, यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जो कि है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो पोएटिक डिवाइस है ये आप कैसे पहचानोगे? जब भी दो वर्ड्स, ठीक है, कोई भी दो वर्ड्स जब एक ही लेटर से शुरू हो रहे होते हैं, सेम लेटर से, तो वो एलिट्रेशन है। जैसे वांटेड वेयर में W से वांटेड शुरू हो रहा है, W से वेयर शुरू हो रहा है, तो वांटेड वेयर एलिट्रेशन हो गया, ठीक है, इजी है। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन फिर जो नरेटर है वो कह रहा है कि लेकिन दोनों रोड्स को देख के ऐसा ही लग रहा था कि इक्वली वो दोनों वॉर्न आउट है, इक्वली उन पे चला गया है, ठीक है, लेकिन क्योंकि सेकेंड रोड पे ज़्यादा ग्रास थी तो मैंने वो चूज कर ली। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। फिर जो पोएट है, जो नरेटर है, वो कह रहा है कि मैंने देखा कि मतलब दोनों रोड्स पे जो लीव्स हैं वो वैसी की वैसी हैं, ठीक है ना, कोई भी लीव्स पर, मतलब कोई भी उन दोनों रोड्स पे नहीं गया है, तो जो लीव्स हैं वो क्रश नहीं हुई हैं, लीव्स वर नॉट क्रश्ड, ठीक है ना। ट्रॉडन ब्लैक का मतलब यही है कि मतलब कोई भी उन रोड्स पे नहीं चला है, तो जो लीव्स हैं उनके ऊपर चला नहीं गया, वो क्रश नहीं हुई हैं, ठीक है ना।
और फिर उसने बोला कि मुझे पता था कि अब मैंने जो डिसीजन ले लिया है कि मैंने जो ये रोड्स चूज़ की है ये वाली, तो उसने कहा कि अब मुझे पता था कि अब मैं कितना ही सोच लूँ लेकिन मैं कभी भी इस वाले रास्ते पे वापस नहीं आ सकता हूँ, है ना। मैंने ये वाला रास्ता चूज़ कर लिया है, अब यहाँ के बाद मैं वापस मुड़ के इस रास्ते पे नहीं जा सकता हूँ। मतलब मैं डाउट करता हूँ कि मैं कभी इस रास्ते पे वापस आ पाऊँगा, क्योंकि आपने एक डिसीजन अगर ले लिया है तो आगे जाके भी आपको उसी से रिलेटेड डिसीजंस लेने होंगे, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वापस दूसरे डिसीजन पे आ जाओ फिर, है ना। तो ये चीज़ वो यहाँ पे कह रहा है कि मैं डाउट करता हूँ कि मैं वापस इस फर्स्ट वाली रोड पे आ पाऊँगा अब, क्योंकि मैंने सेकेंड रोड पे चलना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. और फिर वो कहता है कि मैं ये हमेशा रिग्रेट के साथ, टेलिंग दिस विद अ साई यानी कि रिग्रेट, मैं ये हमेशा रिग्रेट के साथ एजेस तक, मतलब बहुत बहुत टाइम तक ये बताता रहूँगा कि मैंने ये रोड चूज़ की थी। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। और दो रोड्स वुड में डाइवर्ज हो रही थी, यानी कि दो रोड से जो अलग डायरेक्शन में जा रही थी, और मैंने वो चूज़ करी जिस पे कम लोग चले थे, जो कम लोगों ने जो ऑप्शन चूज़ किया था मैंने वो वाली चूज़ करी रोड, और उससे सारा का सारा डिफरेंस हुआ। मतलब उसकी वजह से जो मेरी लाइफ है वो डिफरेंट हो गई उस एक चॉइस की वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि अब क्योंकि जो नरेटर है उसने एक ऐसी रोड चूज़ की जिस पे कम लोग चाहिए, तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि जो नरेटर है वो एडवेंचरस था, करेजियस था, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने इंस्टेड ऑफ सबकी तरह वो रोड चूज़ करी जो सब कर रहे थे, उसने एक अलग रोड चूज़ करी जो उसे पता था कि जिस पे कम लोग गए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है जो कि है रेपिटेशन। रेपिटेशन यानी कि एक ही वर्ड जब रिपीट हो रहा है, जैसे समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, तो यहाँ पे भी रेपिटेशन, मतलब एजेस यूज हुआ है वर्ड, यहाँ पे भी एजेस, तो ये रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे पहचानते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी जो येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, यहाँ पर भी रेपिटेशन यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो बार वे वर्ड यूज किया गया है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि मुझे पता है कि एक रास्ता चूज किया तो उसके बाद उसी रास्ते से रिलेटेड मुझे आगे बढ़ते रहना होगा, तो यहाँ पे रेपिटेशन यूज हुआ है पोएटिक डिवाइस, जैसे कि यहाँ पर हुआ है एजेस में, ठीक है ना। अब हम और अच्छे से इस पोएम को समझते हैं। सो द पोएट वाज स्टैंडिंग एट अ जंक्शन वेयर द रोड फोक्ड इनटू टू। तो पोएट एक ऐसे जंक्शन पे, एक ऐसे जगह पे खड़ा था, एक पॉइंट पे, जहाँ पे जो रोड थी वो दो डायरेक्शंस में जा रही थी, ठीक है ना। फोक्ड इनटू टू यानी कि टू सेपरेट डायरेक्शंस में रोड जा रही थी। It was a forest full of yellow leaves due to the autumn season. As the poet could not travel both the roads, he stood there for a long time deciding which road to take. अब उन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट था वो येलो लीव से भरा हुआ था क्योंकि ऑटम का सीजन था, ठीक है। और क्योंकि जो पोएट है वो दोनों रोड्स पे नहीं ट्रैवल कर सकता था ऑब्वियसली, तो उसने अपना बहुत टाइम लिया ये डिसाइड करने में कि कौन सी रोड वो चूज करेगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट डिसीजन था उसके लिए, डिफिकल्ट डिसीजन था। He looked down at one road as far as he could and to where it bent and disappeared in the wild bushes. उसने जितना दूर तक उस एक रोड पे देख सकता था उसने देखा, वो जहाँ बेंड हो रही है, जहाँ वो बुशेस में डिसअपियर हो रही है। After viewing both the roads, the poet decided to take the second road because it was grassy and has not been traveled by many. और फिर जब उसने दोनों रोड्स को देख लिया जहाँ तक वो देख सकता था, उसने डिसाइड किया पोएट ने कि वो सेकेंड रोड लेगा, ठीक है ना, क्योंकि उस पर ज़्यादा ग्रास थी और उस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, तो इसलिए पोएट ने वो वाली रोड चूज कर ली थी। The poet was adventurous and wanted to travel on the road which was not worn out. As far as the passing of travelers was concerned, both the roads were worn in the same manner. अब जैसे कि मैंने बताया पोएट जो था वो काफ़ी एडवेंचरस था और करेजियस भी हम कह सकते हैं,
कि वो ब्रेव था और उसने वो रोड पे ट्रैवल करना चूज़ किया जो ज़्यादा वर्न आउट नहीं थी, जिस पे ज़्यादा लोग नहीं गए थे। और जहाँ तक बात थी कि ट्रैवलर्स के आने जाने की, तो दोनों रोड सेम कंडीशन में थी। बोथ द रोड्स वर वर्न इन द सेम मैनर, यानी कि दोनों जो रोड्स थी वो सेम कंडीशन में ही थी एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन जो सेकेंड रोड थी वो कम वर्न आउट थी फर्स्ट रोड से, उस पर ज़्यादा ग्रास थी, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस था दोनों में। Both the roads lay in the same condition in front of the poet that morning. No leaf had been crushed black as no one had passed from both the roads that morning. अब वो जो दोनों रोड्स थी वो सेम कंडीशन में थी पोएट के सामने, और कोई भी लीफ जो थी वो क्रश नहीं हुई थी। जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रॉडन ब्लैक, किसी की उन दोनों रोड्स पे चला नहीं गया था, तो कोई भी लीफ नहीं क्रश्ड थी, कुछ भी डिफरेंट नहीं था। ठीक है। The poet decided to go back on the first road some other day, although he knew that one way leads to another and had the doubts if he would ever be able to travel on the first road. अब पोएट जो है उसमें इतना रैशनैलिटी है, इतनी समझदार वो पोएट है, इतना समझदार कि उसने सोचा कि ठीक है मैं किसी और दिन उस पहली रोड पे आ जाऊंगा वापस, कि अभी मैं सेकेंड रोड चूज़ कर रहा हूँ लेकिन किसी दिन मैं वो फर्स्ट रोड भी चूज़ कर लूँगा। लेकिन फिर उसे पता था कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसको ये डाउट था कि शायद वो कभी उस फर्स्ट रोड पे ट्रैवल अब कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक के बाद एक अब जो डिसीजंस आगे आते रहेंगे वो उसी रोड पे उसे चलने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर देंगे, क्योंकि उसने वो रोड पहले ही चूज़ कर ली है सेकेंड रोड। तो फर्स्ट रोड पे वापस आने का ऑप्शन उसके पास ख़त्म हो जाता है, ऐसा वो डाउट कर रहा था। The poet was not sure about the success of his choice. He thought he might regret his decision of traveling on the second road and might tell about it with a sigh. Yet he believes that choice has made all the difference. अब जो पोएट है वो श्योर नहीं था कि उसका जो ये डिसीजन है सेकेंड रोड पे जाने का वो कितना सही है, कितना सक्सेसफुल होगा ऑफ हिज चॉइस, यानी कि जो सेकेंड रोड की चॉइस थी पोएट की। और उसको लगा कि शायद वो आगे जाके अपने इस डिसीजन को रिग्रेट करेगा, उसको पछतावा होगा कि क्यों मैंने सेकेंड रोड पे ट्रैवल करना चूज़ किया। ठीक है ना। और आगे जाके वो लोगों को कहीं ना कहीं एक अफसोस के साथ टेल अबाउट इट विद अ साई, यानी कि एक अफसोस के साथ वो कहीं ना कहीं लोगों को ये बताएगा कि मैंने सेकेंड रोड चूज़ की थी। लेकिन तब भी वो ये बिलीव करता है कि उसकी जो ये चॉइस थी उसकी वजह से सब कुछ डिफरेंट हो गया। उसकी एक चॉइस, ये जो एक चॉइस थी उसकी जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, इसने सारा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। अब हम कुछ की टर्म्स पे आ जाते हैं, जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जिनका हमें मतलब पता होना चाहिए, जैसे कि डाइवर्ज्ड जो कि रोड थी, यानी कि सेपरेटेड और दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हुई। ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। अंडरग्रोथ यानी कि डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स या बुशेस, कि वो अंडरग्रोथ कि वो उसने जो रोड थी उसके एंड तक देखा जहाँ पे अंडरग्रोथ से कवर्ड था वो, यानी कि यहाँ पे बुशेस से वो पूरा कवर्ड था। वांटेड वेयर यानी कि हैड नॉट बीन यूज्ड, कि कोई एक रोड जहाँ मतलब यहाँ पे रोड की बात हो रही है कि जो रोड थी वो यूज़ नहीं की गई थी, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब जो सी कंडीशन थी वो थोड़ी बेटर थी कंपेरेटिवली, तो इसीलिए वांटेड वेयर का मतलब है जो चीज़ यूज़ नहीं की गई हो। हेंस यानी कि हेयर या इन द फ्यूचर, कि कोई फ्यूचर की जब बात करें तो हम कहते हैं हेंस ब्ला ब्ला ब्ला। सो अब हम आते हैं द रोड नॉट टेकन के इम्पॉर्टेंट MCQs पे। नेक्स्ट टाइम जो वीडियो होगी वो इसी के बारे में होगी कि इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स को। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और उसका सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि अगर उनको ये हेल्पफुल हो सके, मतलब उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। एंड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने के लिए। बाय।